नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पेश है दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में रखी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की आधारशिला। कहा, बुनियादी ढांचे के विकास से रोजगार, विनिर्माण और निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। विकास के मुद्दे पर पूर्व की सरकारों पर झूठे सपने दिखाने का लगाया आरोप। मौजूदा चुनौतियों के समाधान के लिए भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अन्य दूसरे संगठनों में सुधार पर जोर। 13वें एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। कहा, विकास के अभाव से हिंसा और अस्थिरता को मिलता है बढ़ावा। देश हित में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संविधान की सीमा में रहकर तालमेल के साथ करे काम। संसद के सेंट्रल हॉल में विधि छात्रों के सम्मेलन में बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने त्वरित न्याय के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर दिया जोर। मेघालय में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा समेत 17 में से 12 विधायक टीएमसी में शामिल। पिछले कुछ दिनों में कई कांग्रेसी नेता थाम चुके हैं तृणमूल कांग्रेस का दामन। और कानपुर टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 4 विकेट पर बनाए 258 रन। श्रेयस अय्यर 75 और रविंद्र जडेजा 50 रन बनाकर नाबाद। शुभमन गिल ने लगाया अर्धशतक। न्यूजीलैंड की ओर से काइल जेमिसन ने अब तक लिए 3 विकेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास उनके लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्रनीति का हिस्सा है। वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट का काम तय समय के भीतर पूरा हो। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से बेहतरीन मॉडल बनेगा और इसका बड़ा लाभ दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। रैपिड रेल कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, मेट्रो कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट आधुनिक होते उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण और परिचालन के दौरान हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान रोजगार के हजारों अवसर बनते हैं। हवाई अड्डे को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हजारों लोगों की आवश्यकता होती है। पश्चिमी यूपी के हजारों लोगों को ये एयरपोर्ट नए रोजगार भी देगा। निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे कनेक्टेड क्षेत्र बन रहा है। 2 दशक पहले उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का सपना देखा था, उसके बाद ये खींचतान में उलझा रहा। यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं।
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तैयार हो जाने के बाद से उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय विमानतलों वाला देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हवाई अड्डे पर 34,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। पहला चरण 2024 में पूरा होगा। आखिरी चरण पूरा होने तक नोएडा हवाई अड्डा दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पीछे छोड़ते हुए भारत का प्रमुख हवाई अड्डा बन जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि जेवर विमानतल के बन जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई मिलेगी। वे तमाम योजनाएं यहां के लिए लागू होने जा रही हैं, जो यहां पर लाखों लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ेगा और इस दिशा से गन्ने की इस मिठास को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान देने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जेवर की इस ऐतिहासिक धरती पर हुआ है। इस माटी पर 34,000 करोड़ का निवेश आने वाले दिनों में होने वाला है। 2024 तक पहला फेज पूरा होगा। करीब करीब 120 लाख यात्रियों का आवागमन होगा और अंतिम चरण तक ये एयरपोर्ट दिल्ली के एयरपोर्ट से भी आगे जाएगा और देश का प्रथम एयरपोर्ट बनेगा। मेरे भाई और बहनों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बदलाव की वकालत करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढालने की सलाह दी है। उपराष्ट्रपति आज 13वें एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन यानी कि आसेम में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वर्चुअल माध्यम से हुए इस शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि भारत लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहा है कि नई परिस्थितियों में दुनिया में बहुपक्षीय संस्थाएं आज की हकीकत को देखते हुए अपने को नए तरीकों से ढालें। is a key driving principle that India has pursued for a purposeful reform of existing global institutional structures. At the core of India's call for reformed multilateralism lies the reform of the UN Security Council and other key international organizations which are reflective of the contemporary realities of today and capable enough to deal with the contemporary challenges. कोविड के बाद विश्व में नई चुनौतियों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि शांति और विकास आज एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। ऐसे में आसीम सदस्यों को आपसी सहयोग को बढ़ाना होगा और दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला का विकेंद्रीकरण करना होगा। From the prolonged crisis, 4 areas have come into sharp focus for international economic cooperation, namely resilient and reliable supply chains, health security, digital for development, and green and sustainable recovery. आसेम शिखर सम्मेलन का आज पहला दिन था। कल इसका समापन होगा। इसके पश्चात एक संयुक्त बयान भी जारी किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश हित में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संविधान की सीमा में रहकर तालमेल के साथ काम करने की जरूरत को बताया। उन्होंने कहा, सामाजिक आर्थिक विकास और नागरिकों की समृद्धि के लिए लोकतंत्र के तीनों अंगों में समन्वय जरूरी है। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान में निहित शक्तियों का पृथक्करण विषय पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधन किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने शासन के सभी अंगों को अपनी अपनी सीमाओं के अंदर रहकर कार्य करने के व्यापक अधिकार दिए हैं। संविधान बनाते समय हमारे मनीषियों ने संसदीय लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं, जिन संस्थाओं के माध्यम से सभी समाज के लोगों को न्याय मिले, समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, इसके लिए इस संविधान की विशेषता है। एक अद्भुत मिश्रण हमारे संविधान में है।
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने न्यायालयों में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ाने की अनिवार्यता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ने देश के लोगों को अपनी अपनी भाषाओं में न्याय दिलाने को मुमकिन बनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ने मुमकिन बनाया है कि देश के लोगों को अपनी अपनी भाषाओं में न्याय मिल सके। आज हम उस तरफ मूव कर सके आप यंग लोगों के साथ। ये देश के लिए, देश के सामान्य लोगों के लिए सबसे बड़ी जरूरत होगी, जो गांधी का सपना था। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश का संविधान हमारा राष्ट्र ग्रंथ है, जिसने भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाया है। India succeed as a democratic country. We are the largest democracy in the world. If India fails, it will become a failure for the democracy in the world. I always feel that as a person, I must abide by the rule of law, and I must ensure greatest respect for the Constitution and for all the democratic principles. संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में वक्ताओं ने गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों पर विदेश से आए युवा सांसदों, कलाकारों, पत्रकारों, उद्यमियों और लॉ स्टूडेंट्स को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूर्वोत्तर को जब तक देश के दूसरे हिस्से के समान बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उसका विकास संभव नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2014 से लगातार पूर्वोत्तर में विकास को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर पूर्व भारत को सशक्त बनाने पर भारतीय वाणिज्य मंडल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 7 साल में पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया गया। उन्होंने दावा किया कि 2024 तक पूर्वोत्तर की सभी राजधानियां एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगी। 7 साल के अंदर काफी कुछ पूर्वी भारत के विकास के लिए हुआ है। चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, एक परिवर्तन की बयार देखी जा सकती है। जहां तक आर्थिक विकास का क्षेत्र है, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है और पूर्वोत्तर के विकास के बगैर ये हो नहीं सकता। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने राशन दुकानों के दायरे में नहीं आने वाले जरूरतमंदों के लिए सरल और पारदर्शी सामुदायिक रसोई बनाने के लिए समूह के गठन की घोषणा की है। आज राष्ट्रीय राजधानी में राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। यह बैठक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बुलाई गई थी, जिसमें सरकार से 3 सप्ताह के भीतर राज्यों की सहमति के आधार पर सामुदायिक रसोई योजना का मॉडल तैयार करने को कहा गया था। राज्य के खाद्य सचिवों के एक समूह की स्थापना का ऐलान करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसी सामुदायिक रसोई योजना तैयार करने की आवश्यकता है जो सरल, पारदर्शी और लोगों के हित में हो। केंद्रीय खाद्य मंत्री के मुताबिक इस योजना से कोई भी भूखा नहीं सोए के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ अगली बैठक 29 नवंबर को होगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि वह चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। चीन से काफी हथियार पाकिस्तान को निर्यात हो रहे हैं। इससे यहां के क्षेत्रीय सुरक्षा पर बड़ा फर्क पड़ेगा। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। नौसेना प्रमुख ने आज 4थी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वेला को मुंबई में नौसेना में शामिल करने के मौके पर यह बातें कही। उन्होंने कहा कि INS वेला में पनडुब्बी संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम को शुरू करने की क्षमता है। आज की जटिल सुरक्षा स्थिति को देखते हुए इसकी मारक क्षमता भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए नौसेना की क्षमता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। ये जो कोऑपरेशन है चीन और पाकिस्तान का, इसको हम बहुत क्लोजली देख रहे हैं। काफ़ी सारा हार्डवेयर चाइना से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे कि शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, और इससे यहाँ का जो सिक्योरिटी डायनामिक्स में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए हमको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों की अहम खबरों पर।
यथावेरियो यथारथुष अचारची चचाविंग्योज दजदामनिंगो शौथेननाम अंग्योज मजदाय शत्रम चाय औरायम दरे गोप्यो ददद वाश्ता हरेम. Happiness comes to him who gives happiness to others. सुख आपको मिलेगा जब आप सुख दूसरों को देंगे. ये पारसी धर्म का मेन कोर है. बात होगी रांची संसदीय क्षेत्र के बारे में. यहाँ से सांसद हैं संजय सेठ. क्षेत्र की जनता से हमने वादा किया था, हमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी और हम सब एक दूसरे के लिए काम करके और आपकी समस्या के निवारण के लिए हर विधानसभा में हम समाधान केंद्र खोलेंगे. आपको हम बताएंगे कि जलप्रपातों के शहर रांची का उन्होंने कितना विकास किया है. इससे पहले इतना नहीं हुआ था, कभी चेहरा नहीं देखते थे सांसद का. खुद गांव में जाकर के इतना समय देते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं आज की खबर और अब रुख राज्यों की खबरों पर. दिल्ली मेट्रो की 59 किलोमीटर की पिंक लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्राइवरलेस ट्रेन के ऑपरेशन को हरी झंडी दिखाई. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उद्योगों को आश्वासन दिया है कि सरकार रसायन और पेट्रो रसायनों के विनिर्माण के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाने में उनकी पूरी मदद करेगी. ओडिशा के 6 पत्रकारों को ओडिशा पत्रकारिता पुरस्कार 2011 प्रदान करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मीडिया को लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए और उनकी आवाज बनना चाहिए. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोवा दौरे के दूसरे दिन पणजी के महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की. पणजी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के हर व्यक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेगी. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया. उन्होंने इसे तेज करने के निर्देश दिए. प्रदेश में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है. हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई. बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद रहे. 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में हाल में हुए चुनाव में हार की समीक्षा की जा रही है. मेघालय में कांग्रेस के 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए. टीएमसी में शामिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने कहा कि जनता, राज्य और देश के प्रति जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ये फैसला लिया गया. इसके साथ ही प्रदेश में कांग्रेस के अब मात्र 5 विधायक बचे हैं. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक इमारत मिंटो हॉल का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है. बीजेपी की इस मांग का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है. बीजेपी ने मिंटो हॉल का नाम बदलकर महान शिक्षाविद डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर रखने की मांग की है. दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कंस्ट्रक्शन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए देने का निर्देश दिया है. दिल्ली में आज राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक हुई. इसमें समुद्री सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया. बैठक में उत्तरदायित्व के क्षेत्र में स्थायी समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया.
दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को समन जारी किया है। कंगना को 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। सिख समाज पर की गई अप्रिय और अपमानजनक टिप्पणी को लेकर यह समन जारी किया गया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह 100 करोड़ की वसूली के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में भगोड़ा घोषित कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। केरल में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 29 नवंबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक में भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। उनतीस नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पार्टी की रणनीति तय करने के लिए आज कांग्रेस संसदीय दल की एक अहम बैठक हुई है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पहुंचे। इस बैठक में ए.के. एंटनी, आनंद शर्मा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, केशव वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस संसदीय दल की इस बैठक में खास उन मुद्दों पर चर्चा हुई जो संसद के विंटर सेशन में उठाए जाने हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक वो शीतकालीन सत्र में 18 मुद्दों को संसद में उठाने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस केंद्र को बढ़ती कीमतों, कृषि कानून, एमएसपी, राफेल, लखीमपुर खीरी कांड, चीन सीमा स्थिति, पेगासस, कोरोना से मौतों की संख्या, मृतकों के परिवारों को मुआवजा, दक्षिण भारत में बाढ़, ईडी, सीबीआई, ऑर्डिनेंस और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। बिहार विधानसभा आज से पेपरलेस हो गया है। यहां आज ई विधान की शुरुआत की गई और बिहार इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। विधानसभा में अब हर सदस्य के स्थान पर टैब लगा दिया गया है। अब जब भी सदन चलेगा सभी जानकारी सदस्यों को इसी टैब के माध्यम से दी जाएगी। इस अवसर पर सभापति ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि विधान परिषद के सदस्यों में इसे लेकर काफी उत्साह है। जल्द ही सदस्य नई तकनीक को पूरी तरह से सीख लेंगे। सदस्यों को ट्रेनिंग देने का काम अंतिम चरण में है। ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली से एक टीम बुलाई गई है। केंद्र सरकार ने नीट काउंसलिंग 4 हफ्तों के लिए स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि नीट में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 8 लाख सालाना आय की सीमा पर फिर से गौर किया जाएगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी को निर्धारित करने के लिए मानदंड तय करने के वास्ते एक समिति गठित की जाएगी और समिति को ये काम करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त लगेगा। इसके लिए अदालत में पहले दिए आश्वासन के अनुसार नीट पीजी काउंसलिंग और 4 हफ्तों के लिए स्थगित की जाती है। त्रिपुरा में आज कड़ी सुरक्षा के बीच नगर निकायों के लिए वोट डाले गए। राज्य के सभी 8 जिलों में 200 से अधिक सीटों के लिए लोगों ने मतदान किया। शाम 4 बजे तक 75% से अधिक वोटिंग हुई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज गृह मंत्रालय को त्रिपुरा में स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 2 अतिरिक्त कंपनियां मुहैया कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र और त्रिपुरा सरकार से मतपत्रों की सुरक्षा और मतगणना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। अगरतला नगर निगम और 19 शहरी स्थानीय निकायों की कुल 334 सीटों में से बीजेपी ने 112 पर निर्विरोध जीत हासिल की। शेष 200 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। वोटों की गिनती 28 नवंबर को होगी। त्रिपुरा में 2018 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी के लिए यह पहला निकाय चुनाव है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 120 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 90,27,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। इस दौरान 9,119 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब तक 3,39,67,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.33% है। इस समय 1,09,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 6,000 नए मामले सामने आए हैं और महामारी से हुई
384 मौत दर्ज की गई। और देश की आजादी में पहली बार पुरुषों की आबादी की तुलना में महिलाओं की आबादी ज्यादा हो गई है। यही नहीं, देश में प्रजनन दर में भी काफी कमी आई है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे में ये बात सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह सर्वे जारी किया है, जिसके मुताबिक देश की कुल प्रजनन दर तकरीबन 2 हो गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के मुताबिक TFR जो 2016 में 2.2 पर था, अब कम होकर तकरीबन 2 हो गया है। यानी कि एक महिला की अपने जीवन काल में बच्चों को जन्म देने की औसत 2.2 से घटकर 2 की संख्या पे सिमट गई है, जिसका अर्थ ये है कि देश की जनसंख्या अब लगभग स्थिर हो गई है और उसमें बढ़ोतरी बहुत ही मामूली है। हालांकि इसकी पुष्टि नई जनगणना के बाद ही हो पाएगी। वहीं सर्वे के अनुसार महिला पुरुष अनुपात में भी सुधार हुआ है। देश में अब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी 1020 हो गई है। यह सर्वे 2 चरणों में 2019 और 2021 में किया गया। देश के 707 जिलों के 6.5 लाख घरों में यह सर्वे किया गया। जर्मनी ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में भारत को 1.2 अरब यूरो यानी कि 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई विकास प्रतिबद्धताओं की घोषणा की है। There is no solution of world problems, challenges without India. That's why we sit all in the same boat. Now we coming from a very highly industrialized country with a lot of economic resources and technique advantages and know-how, and India comes with a lot of very smart, switched-on brains and with a lot of experiences in their own handling these challenges. So I think we can do a lot together. इंग्लिश चैनल में 27 लोगों की मौत के बाद ब्रिटेन और फ्रांस इस कोशिश में है कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग को विस्थापितों की छोटी नौकाओं से पार करने से कैसे रोका जाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस बात को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी कि मानव तस्करों की ओर से विस्थापितों के जीवन को जोखिम में डालने के इन प्रयासों को रोकने के लिए वे हर संभव कोशिश करेंगे। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों ने संयुक्त गश्त की पेशकश को ठुकराने पर फ्रांस की आलोचना की है। और आइए अब खेल की खबर पर नजर। जूनियर हॉकी विश्व कप में आज गत चैंपियन भारत का मुकाबला कनाडा से हो रहा है। यह मैच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला जा रहा है। विवेक सागर की कप्तानी में भारतीय जूनियर हॉकी टीम वर्ल्ड कप में अपने खिताब को बचाने के लिए उतरी है। भारतीय टीम को पूल बी में कल हुए अपने पहले मैच में फ्रांस से हार का सामना करना पड़ा। और इधर कानपुर टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 4 विकेट पर 258 रन बनाए। अपना पहला टेस्ट खेल रहे श्रेयस अय्यर 75 और रविंद्र जडेजा 50 रन बनाकर नाबाद हैं। भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मयंक अग्रवाल को शुरुआत में खोने के बाद शुभमन गिल ने अर्धशतक बनाकर भारतीय पारी को संभाला। हालांकि दूसरे सत्र में गिल, पुजारा और रहाणे के विकेट भारत ने गंवा दिए। भारत अपने पड़ोसी देशों की हर संभव मदद करने में विश्वास रखता है और इसी कड़ी में भारतीय सेना ने हाल में ही बांग्लादेश की नौसेना के कमांडो को स्काई डाइविंग की ट्रेनिंग दी है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आर्मी की स्काई डाइविंग ट्रेनिंग के इस विजुअल्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।